नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। पूरा देश 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है 2021 से 2022 तक और अब 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का एक अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली में और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संकेत गुप्ता जी मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं जिसे अमृत महोत्सव भी नाम दिया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। मेरा देश आज़ाद हुआ है। देश के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। उन शहीदों की कुर्बानियों पर श्रद्धांजलि देने के लिए, इस आज़ादी के जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा का एक लक्ष्य रखा है। आज जब पूरा देश सामूहिक रूप से अपने घर पर स्वेच्छा से तिरंगा लगाएगा तो वो गौरवान्वित होगा कि मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं इस देश का एक आज़ाद नागरिक हूं। तो उस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उन सैनिकों को जो देश के बॉर्डर पर खड़े हैं उनको एक गर्व महसूस कराने के लिए मोदी जी जो ये तिरंगा 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगे का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ें और मिलकर तिरंगा अपने घर पर लगाएं। और देश में जब 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगेगा तो वो माहौल विश्व देखेगा कि यह देश एक है। मिलजुल कर तिरंगे की आन बान शान के लिए सभी लोग एकजुट होकर आज़ादी मना रहे हैं। सर, आपके जो एलजी हैं वो पहले वाले एलजी से भी ग्रेट निकले। पहले उन्होंने केजरीवाल जी की सिंगापुर की यात्रा रद्द करी और अब केजरीवाल जी की आबकारी नीति के पीछे पड़ गए हैं। ऐसे ईमानदार सीएम केजरीवाल जी को आप जीने देंगे या नहीं जीने देंगे? देखिए, ये बात कहते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। एक माननीय उपराज्यपाल जो एक संवैधानिक पद है, उनकी गरिमा को भी केजरीवाल के मंत्री और केजरीवाल के विधायक जिस तरीके से बातें करते हैं, बहुत ही शर्म आती है। माननीय उपराज्यपाल जी ने आबकारी नीति में सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई जांच की क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आई थी। किस तरह 2 नंबर की रकम को 1 नंबर बनाने का एक भ्रष्टाचार से भरपूर एक आबकारी नीति को लाया गया। किस तरह मनीष सिसोदिया एंड पार्टी ने सारी चीजों को प्लान्ड रूप से एग्जीक्यूट किया और दिल्ली से हजारों करोड़ की एक लूट करने की एक योजना बनाई गई। आप देखिएगा, दिल्ली की जनता को जो ईमानदारी का एक मखौटा पहनकर दिल्ली की जनता के सामने आए और कब भी बैठते थे अन्ना हजारे जी के रामलीला मैदान में, वहां पर जाकर अन्ना हजारे जी ने जो प्रदर्शन किया था और वहां पर कहते थे कि हम तो देश बदलने आए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने आए थे ये लोग। भ्रष्टाचार ही इनका मकसद था, भ्रष्टाचार ही इन्हें करना था। आज इन्हें हजारों करोड़ कमाने हैं। दिल्ली से इनका पेट नहीं भरता, पंजाब भी चाहिए, गुजरात भी चाहिए, हिमाचल भी चाहिए। और दिल्ली में शराब माफिया, शराब का एक ऐसा हर घर शराब, हर मोहल्ला शराब, लड़कियों के लिए शराब के ठेके, पिंक शराब के ठेके, क्या योजना है। साफ पानी दिया नहीं जाता, स्कूल खुलते नहीं हैं, लेकिन शराब हर घर पहुंचे क्योंकि शराब से इनकी दुकान चलती है, शराब से भ्रष्टाचार चलता है। और जब इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों आज आबकारी नीति वापस ले रहे हैं, क्यों आज पीछे हटे ये लोग? ये बात साफ दर्शाती है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। और जो सिंगापुर का ढिंढोरा आज तक मुख्यमंत्री महोदय पीट रहे थे ना, आपको ये बता दूं, 21 तारीख को जब इन्होंने 20 तारीख को ये बात हुई थी, 21 तारीख को सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इनको आने से मना कर दिया था। और जब सिंगापुरी गवर्नमेंट ने उनको वहां से आने इनविटेशन को रद्द कर दिया तो इन्होंने सारा इल्जाम लेके उपराज्यपाल साहब पर डाल दिया। और मेयर की मीटिंग में एक मुख्यमंत्री का जाने का क्या मतलब? क्या वो अपने आप को दिल्ली का मेयर समझते हैं? सारी बातों को समझिए। दिखावे की राजनीति और घोषणा मंत्री की राजनीति अब एक भ्रष्टाचारी मंत्री के रूप में बदल चुकी है और
केजरीवाल जी एंड पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनका करप्शन अब खुलने वाला है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए ये बहुत परेशान है और इनकी बौखलाहट निकलती है तो ये उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को भी बदनाम करने की गंदी साजिश करते हैं। मुझे शर्म आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिसने दिल्ली को अंधेरे में छोड़ दिया। ना कोई विकास, ना दिल्ली में साफ पानी, ना दिल्ली में बिजली, सड़कों का बुरा हाल और सिर्फ घोषणाएं और घोषणाएं। सिर्फ घोषणा मंत्री का नाम है केजरीवाल। सर, आपने इतने सारे आरोप अभी केजरीवाल जी पर लगाए, लेकिन इन सबके बावजूद भी केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली का बजट बहुत फायदे में जा रहा है। देखिए, बजट तो फायदे में जाएगा ही जब दिल्ली में कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आप इनके विधायकों की रिपोर्ट देखिए, विधायकों ने पैसा ही यूज नहीं किया अपने क्षेत्र में। आप बताइए कौन सी जगह पर सड़क ठीक है। मैं आपके साथ हर विधानसभा में घूमने को तैयार हूं। हम स्कूलों में गए थे, स्कूलों के कमरों में एक बुरा हाल है, बच्चों को पीने तक के लिए पानी नहीं है। जब विधायक ऊपर की जमीन बेचने में लगे हैं, टैंकर माफिया चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो बजट लेकर जनता का काम कराने की फुर्सत नहीं है उनके पास। तो बजट तो सारा बचेगा ही। तो दिल्ली को बजट जब यूज ही नहीं होगा, अनयूज्ड बजट इज ऑल्सो a shame on a government which has not used the public money for the development of region. जब आपने अपनी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए पब्लिक के पैसे को यूज ही नहीं किया तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने। हम लोग तो कहते हैं बजट कम पड़ रहा है, लोग और योजनाओं से बजट लाते हैं ताकि अपने क्षेत्र का उत्थान हो सके, लेकिन केजरीवाल के विधायक जो पैसा मिलता है उससे भी यूज नहीं करते। उन्हें क्षेत्र की राजनीति से मतलब नहीं, उन्हें क्षेत्र की डेवलपमेंट से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपना माफिया चलाने से। सर, केजरीवाल जी का तो ये कहना है उन्होंने 200 यूनिट फ्री देके बिजली में काफ़ी राहत लोगों को पहुंचाई है, लेडीज़ों के लिए बसें फ्री करी हैं, काफ़ी राहत उनसे मिली है, बुजुर्गों के लिए पेंशन भी उन्होंने दी है। देखिए, मुफ्त की रेवड़ियों पर जो लोग राजनीति करते हैं, मुफ्त नहीं चाहिए, लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, लोगों को चाहिए बस सर्विस। कितनी बस उन्होंने बनाई है इस बात की जानकारी दें। बिजली में कितना सुधार हुआ है इस बात की जानकारी दें। कितने उन्होंने नए स्कूल खोले हैं इस बात की जानकारी दें। इन बातों से कुछ नहीं होता। मैंने ये फ्री दे दिया, ये फ्री। दिल्ली की जनता कोई फ्री में मांगने के लिए नहीं बैठी है। दिल्ली की जनता चाहती है कि बिजली आए, पानी, साफ पानी उनको मिले। और जो 20,000 लीटर पानी ये फ्री की बात करते हैं, आप मुझे दिल्ली की जनता से पता करिए ना, कितने लोग बिजली का पानी का बिल देते थे और पानी का बिल कितने लोगों के पास आता था। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति है। फ्री के नाम पर, मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर राजनीति कर कर सरकार बनानी है और भ्रष्टाचार करना है। सिर्फ यही केजरीवाल का असली सच है। सर, आपकी जो जांच एजेंसियां हैं वो विपक्षों के ही पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा काम करेंगे वैसा ही होने वाला है। अगर आप घोटाले करेंगे, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आपका महिमा मंडन तो होगा नहीं। आपके घर ईडी आएगी, आपके घर पुलिस आएगी। और जहां तक है, ये जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं। जितनी भी इस तरह का झूठ परोसा जा रहा है, ये बौखलाहट आ रही है सामने। कोई परिवार को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल लेट गई है। गांधी परिवार, जिसका नाम, एक परिवार के 3-3 लोग भ्रष्टाचार के आरोप में आज जमानत पर हैं, उनको बचाने के लिए कभी न्यायालय को गालियां देना। ये ईडी का कानून किसने बनाया था? पी चिदम्बरम जी ने ये ईडी का कानून बनाया था। अब इन्हीं की धाराएं इन्हीं के ऊपर लगती हैं तो आज इनके पेट में क्यों दर्द होता है? क्या सोनिया गांधी जी को जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या राहुल गांधी जी को जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए? सभी आम नागरिक हैं। देश का संविधान सर्वोपरि है और देश के संविधान में जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इन सब नेताओं से कि इस तरह की राजनीति आप बंद करें। ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। जब भ्रष्टाचार किया था, जब नोट कमाया था, तब कुछ नहीं। आज जब उसकी जांच हो रही है तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों होता है? और ये मैं नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार हुआ था, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए जांच हो रही है। और उस जांच में जो भी आरोपित हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो छूट जाएंगे, और कुछ किया है तो उनका कानून अपना जो भी उसके अंदर कानून को एक्शन लेना है वो लेगा। सर, पहले मोदी जी एक दलित राष्ट्रपति को लेकर आए और अब एक आदिवासी समुदाय की महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। क्या करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी कुछ नहीं करना चाहते। यह देश आज ये देख रहा है कि इस देश में आदिवासी अनुसूचित जनजाति से आई हुई महिला, जो एक आदिवासी समुदाय से आती है, जिन्होंने गरीबों की शिक्षा
और देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, वो आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। आप इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, आप इस स्वाभिमान को देखिए कि एक गरीब और सबसे नीचे तबके के पायदान पर एक आदिवासी समुदाय से आई हुई महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है। यह भारत है, यह भारत का संविधान है और भारत के संविधान की जय है। जी सर, बात करें जीएसटी की, आज सारी दुनिया, सारा देश जीएसटी की मार को झेल रहा है। ये तो हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम पर जब अंग्रेजों का राज था, उस टाइम पर उन्होंने आज अनाज पर लगान लगाया था। आज वही चीज़ के उसी नक्शे कदम पर मोदी जी चल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी ने अपनी प्रथम, जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने कहा था हम अपने राज्य में कर श्री राम जी के, जो उन्होंने कहा था कि सूरज की तरह लेते हैं। सूरज जहां से थोड़ा थोड़ा पानी सब जगह से लेता है और जब सूरज उस वर्षा को करता है तो एक एक हिस्सा आनंदित होता है। जंगल में भी बारिश पड़ती है, वो बारिश समुद्र तक भी जाती है। तो आज देश में इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना पहुंचाया जा रहा है। देश की तरक्की, देश आगे बढ़ रहा है। एक राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल तक, खेल जगत से लेकर और देश मिसाइलें बनाने तक, रक्षा में भी देश तरक्की कर रहा है। और विपक्ष इस तरह की झूठी बातें फैलाकर, आप देखिएगा, आप दूसरी कंट्रीज को देखिए, ऐसे लोगों की बातों में आप भी मत आइए जो फ्री की रेवड़ियों के भरोसे अपनी दुकानदारी और अपनी जो राजनीतिक अभिलाषाएं पूरा करना चाहते हैं। हम काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता से कर लेते हैं वो जनता को, जनता की बेहतरी के लिए वापस किया जाता है। किसानों को पेंशन दी जाती है, किसान सम्मान निधि दी जाती है, फसल बीमा दिया जाता है, लोगों के उत्थान के लिए काम किया जाता है, वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए जाते हैं, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। पूरी तरफ जो है ना जाल बिछा दिया गया है सड़कों का। और आप ये बातें कर कर जो देशवासी आज आनंदित हैं मोदी जी के राज में कि 75 साल हुए हैं और मोदी जी ने चारों तरफ विकास की एक विकास की परियोजना के ऊपर देश आगे बढ़ रहा है, इन सब बातों को कर कर उनका दिल भी मत दुखाइए। सभी लोग मोदी जी में आस्था रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है। सर, ऐसा आपका कहना है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जाएंगे तो लोग रो रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास पहले ही आमदनी नहीं है, ऊपर से जीएसटी लगी हुई है, हम बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पढ़ाएं। अब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों का, मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत मंदा रहा है, कामों ने बहुत सफ़र किया है। आज सब्सिस्टेंस की लड़ाई बहुत लोग लड़ रहे हैं, बहुत परिवार लड़ रहे हैं, लेकिन एक खाली भारत देश ही ऐसा नहीं है, पूरा विश्व आज इस चीज़ से फाइट कर रहा है। आप देखिएगा श्रीलंका का क्या बुरा हाल हुआ है, पाकिस्तान में क्या बुरा हाल है। हमारा देश, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। भारत में अभी निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पे अपने संसद में वक्तव्य में कहा था हमारा देश मंदी की ओर नहीं जा रहा है। इस तरह की झूठी बातें परोसकर विपक्ष सिर्फ एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने इस चीज में कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। जी सर, मोदी जी के आने के बाद में, जब मोदी जी आए थे उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, लेकिन उनके आने के बाद 3 चीज़ों से पब्लिक बहुत बुरी तरह जूझ रही है, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। तो इस पर क्या कहेंगे? आज मोदी सरकार में, मोदी सरकार के किसी भी मंत्री, किसी भी एमपी, किसी के भी ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। आप लाइए ना, तथ्य सामने लाइए। तथ्य को, सांच को आंच नहीं है। कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है। ये जो विपक्षी जो आज बौखलाए हुए हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खुल कर सामने आ रहे हैं, वो क्यों चुप हैं? क्योंकि उनके पास मोदी सरकार के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ वातावरण बनाना, सिर्फ ये कहना ईडी हमारे खिलाफ कार्रवाई करती है। ईडी सिर्फ कार्रवाई वहीं कर रही है जहां ईडी के पास शिकायत आती है, तथ्य आते हैं, एविडेंस आते हैं। आपको पता होगा 4800 मामले आने के बाद सिर्फ 200 मामलों में जांच की गई। क्यों की गई? क्योंकि जिन मामलों में सबूत आते हैं, जब ईडी अपनी तरफ से पक्की हो जाती है, तब ये कार्रवाई होती है। मोदी सरकार ना महंगाई बढ़ाना चाहती है, रोजगार को बढ़ाने के लिए हमने इतनी योजनाओं को चलाया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप देखिएगा पेट्रोल डीजल के जब रेट कटे हैं, इनकी बातें कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन सिर्फ 1 रुपया या 8 अन्नी कहीं बढ़ जाएगी तो चिल्ला कर
पूरी मीडिया के आगे ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है। जनता को झूठ नहीं बहकाया जा सकता। पिछली बार हम 303 आए हैं और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में जनता मोदी जी में आस्था रखकर फिर विकास पर मोहर लगाएगी। सर, मोदी जी ने आने के बाद एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उन्हीं बेटियों को पढ़ाने के लिए जो पेंसिल, कॉपियां, किताबें जो हैं उन पे जीएसटी लगा दी गई है। क्या इस तरह से आप बेटियों को पढ़ाएंगे? आपने मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समझा नहीं। माननीय मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने यह बताया कि मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आज गांव में, शहर में, जहां मेल फीमेल दर में घटाव आ रहा था, जहां फीमेल कम हो रही थी, आज फीमेल बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आज हमारी बेटियां बच रही हैं, आज हमारी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हमारी बेटियां खेल जगत से लेकर आईएएस, आईपीएस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ रही हैं। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को संपूर्ण तरीके से जमीन पर, पटल पर स्थापित किया है। आज लोग गौरवान्वित होते हैं अगर किसी की 2 बेटी है, वो बेटे का इंतजार नहीं करते हैं। ये चेंज आया है समाज में, ये चेंज आया है समाज की सोच में, और मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को। जिस तरह मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, यह नारा पूरा सार्थक हुआ और देश में बहुत ही बेटियां अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आज आगे बढ़ रही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू